फिल्म सबसे पहले हमें ले जाती है मनोचिकित्सक डॉक्टर मैले के पास। वो अपने मरीज मैल्कम रिवर्स की पुरानी फाइलें, ऑडियो टेप और डायरी देख रहा है। फाइलों में लिखा है कि मैल्कम का बचपन बहुत भयानक था। उसकी मां वेश्या थी और जब वो सिर्फ 9 साल का था तब उसे एक मोटेल के बाहर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। फिर मैल्कम अनाथालय में बड़ा हुआ। बड़ा होने पर 10 मई 1998 को, यानी अपने जन्मदिन पर ही, उसने एक अपार्टमेंट में 6 लोगों को बड़ी बेरमी से मार डाला। अपराध इतना डरावना था कि कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुना दी और कल सुबह उसकी फांसी होने वाली है। इसी बीच एक जिला अभियोजक को फोन आता है। उसे पता चलता है कि मैल्कम के वकील ने उसकी पुरानी डायरी ढूंढ निकाली है और ठीक आधी रात को कोर्ट में नई सुनवाई होने वाली है। अभियोजक को बहुत गुस्सा आता है कि इतने खतरनाक कातिल को फांसी से महज कुछ घंटे पहले फिर से मौका कैसे दिया जा सकता है। अब सीन बदलता है। तेज बारिश हो रही है। एक छोटा सा सुनसान मोटेल है। मालिक लैरी वॉशिंगटन टीवी देख रहा है। अचानक दरवाजा खुलता है और जॉर्ज यॉर्क अपनी खून से लथपथ पत्नी एलिस को गोद में उठाए चिल्लाता हुआ अंदर आता है। उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया है। पिछले सीन में दिखाते हैं कि जॉर्ज, एलिस और उनका छोटा बेटा टिमोथी कार में कहीं जा रहे थे। बाहर तेज बारिश थी। अचानक कार का आगे का टायर फट जाता है। जॉर्ज गाड़ी रोकता है और देखता है कि टायर में एक ऊंची एडी का जूता फंसा हुआ है। थोड़ी देर पहले उसी सड़क पर पेरिस नोवादा नाम की एक पूर्व वेश्या कार चला रही थी। वो अपना लाइटर ढूंढते हुए सारा सामान सड़क पर गिरा चुकी थी, उसी में उसका जूता भी। जॉर्ज टायर बदल रहा है। एलिस छतरी पकड़े खड़ी है। टिमोथी कार में खेल रहा है और मम्मी को इशारा करता है। जैसे ही एलिस कार की तरफ बढ़ती है, उसी वक्त एक लग्जरी कार तेजी से आती है। उसमें अभिनेत्री कैरोलाइन सुजन और उसका ड्राइवर एडवर्ड डकोटा बैठे हैं। कैरोलाइन का फोन बंद हो गया है। वो एड से चार्जर निकालने को कहती है। एड का ध्यान हटता है और वो एलिस को जोरदार टक्कर मार देता है। कैरोलाइन चिल्लाती है कि भागो, लेकिन एड गाड़ी रोकता है। वो सबको अपनी कार में बिठाता है और पास के मोटेल ले आता है। मोटेल पहुंचते ही लैरी आपात सेवाओं को फोन करता है, लेकिन बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं है। एड खुद एलिस को अस्पताल ले जाना चाहता है। कैरोलाइन मना करती है तो एड उसे कार से बाहर फेंक देता है और निकल पड़ता है। रास्ते में पेरिस की कार खराब मिलती है। वो भी साथ बैठ जाती है, लेकिन सड़क पर बाढ़ आ चुकी है। कार पानी में फंस जाती है। तभी सामने से लो और गिनी इसियाना नाम का एक नया जोड़ा आता है। वो बताते हैं कि दूसरी तरफ का रास्ता और भी ज्यादा डूबा हुआ है। अब सबके पास कोई रास्ता नहीं बचता। सबको वापस मोटेल लौटना पड़ता है। वापस आकर लैरी सबको कमरे बांटता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाला रोज आता है। उसके साथ कैदी रॉबर्ट मैने है। वो कहता है कि तूफान थमने तक रुकना है और कैदी को बांध दूंगा। एड, जो खुद पूर्व पुलिस वाला है, एलिस के घाव सुई धागे से सी देता है। खून रुक जाता है। वो नोटिस करता है कि एक्सीडेंट के बाद से टिमोथी ने एक भी शब्द नहीं बोला। जॉर्ज बताता है कि उसका असली पिता 2 साल पहले गुस्से की वजह से छोड़कर चला गया था। तब से बच्चा चुप है। कैरोलाइन अपने कमरे में स्पीच की प्रैक्टिस कर रही है। अचानक फोन में सिग्नल आता है। खुश होकर वो बारिश में बाहर निकलती है। थोड़ी देर बाद एड को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो बाहर जाता है तो शावर का पर्दा टूटा हुआ मिलता है। धुलाई कक्ष तक निशान जाता है। वहां एक वॉशिंग मशीन में कैरोलाइन का खून से सना सिर घूम रहा होता है। सब दौड़कर आते हैं। मशीन में कमरा नंबर 10 की चाबी मिलती है, यानी रोज का कमरा। वहां पहुंचते हैं तो रॉबर्ट गायब। एड सबको मुख्य हॉल में इकट्ठा करता है और शांति से बताता है कि कैरोलाइन मर चुकी है। लेकिन लैरी सब बिगाड़ देता है और चिल्लाकर बोल देता है कि कातिल भाग गया है। सब घबरा जाते हैं। एड बताता है कि वो पूर्व पुलिस वाला है। वो और रोज मिलकर कातिल ढूंढने निकलते हैं। इधर लैरी चुपके से कैरोलाइन के कमरे में घुसता है और उसका पर्स चुराने लगता है। गिनी को कुछ गलत लगता है। वो और लो अपने कमरे में चले जाते हैं। वहां झगड़ा होता है क्योंकि गिनी ने शादी के लिए झूठ बोला था कि वो गर्भवती है। लो गुस्से में बाथरूम का दरवाजा पीटता है। अचानक आवाज बंद हो जाती है। गिनी डरते हुए बाहर आती है तो कोई चाकू लेकर हमला करने वाला होता है। वो फिर बाथरूम में बंद होकर खिड़की से कूदती है, सीधे रोज की बाहों में गिरती है। लो की लाश मिलती है। कई बार चाकू घूम पा गया है। रॉबर्ट मोटेल से भागता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जंगल में भागते भागते वो फिर उसी मोटेल में पहुंच जाता है।
एड और रोज उसे पकड़ते हैं, बुरी तरह पीटते हैं और कुर्सी से बांध देते हैं। लैरी को बेसबॉल बैट देकर पहरा देने को कहते हैं। लो के हाथ में कमरा नंबर 9 की चाबी मिलती है। जब सब रॉबर्ट को देखने जाते हैं तो वो पहले से मर चुका है। उसके गले में बेसबॉल बैट घुसा हुआ है और पास में नंबर 8 की चाबी। अब सारा शक लैरी पर आ जाता है। तलाशी लेते हैं तो कैरोलाइन का पर्स भी मिलता है। लैरी पेरिस को बंधक बना लेता है। तभी फ्रीजर से एक और लाश गिरती है। लैरी मौका देखकर भागता है। रास्ते में टिमोथी खड़ा होता है। उसे बचाने आए जॉर्ज को लैरी की गाड़ी कुचल देती है। अब सीन कोर्ट रूम में बदलता है। डॉक्टर मैलिक समझाते हैं कि मैल्कम को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। उसकी डायरी में कई अलग अलग हैंडराइटिंग में लिखावट है। उसे अपने अपराधों की कोई याद नहीं रहती। मोटेल में सब लैरी को बांध देते हैं। लैरी बताता है कि फ्रीजर वाली लाश असली मोटेल मालिक लैरी की है। वो खुद कर्ज से भागा हुआ था। पेट्रोल खत्म हुआ तो यहां आया। मालिक मरा पड़ा था। लाश छुपाई और खुद मालिक बन गया। सब थोड़ा विश्वास करने लगते हैं, सिवाय रोज के। फिर भी सब मुख्य हॉल में एक साथ रहने का फैसला करते हैं। रात में एलिस भी मर चुकी मिलती है। उसके तकिए के नीचे नंबर 6 की चाबी। जॉर्ज की लाश हटाते हैं तो उसकी जेब में नंबर 7। एड कहता है कि पेरिस, गिनी और टिमोथी गाड़ी में बैठो और सुबह तक गोल गोल घूमते रहो। लेकिन रोज जोर देता है कि कोई नहीं जाएगा। जैसे ही गिनी और टिमोथी गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में जोरदार धमाका हो जाता है। आग बुझाते हैं तो गिनी और टिमोथी गायब। जॉर्ज की लाश भी गायब। सारी लाशें गायब हो चुकी है। पेरिस पूरी तरह टूट जाती है। चिल्लाती है कि वो जीना चाहती है। अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है। लैरी कहता है उसका भी। रोज और एड भी कहते हैं। सबका जन्मदिन 10 मई को ही है। पहचान पत्र देखते हैं तो पता चलता है कि सबके नाम अमेरिकी राज्यों के नाम पर है। नोवादा, रोड आइलैंड, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, मैने। बिजली कड़कती है। सारी लाइट चली जाती है। एड सम्मोहन में चला जाता है और अचानक कोर्ट रूम में बैठा होता है। डॉक्टर मैलिक बताते हैं कि वो उनका मरीज मैल्कम है। मोटेल की पूरी कहानी उसके दिमाग के अंदर चल रही थी। मोटेल में जितने लोग थे वो मैल्कम की अलग अलग व्यक्तित्व थे। इनमें से एक व्यक्तित्व बहुत खतरनाक है, जो बाकी सबको मारकर पूरा नियंत्रण लेना चाहता है। डॉक्टर एड को काम देते हैं कि उस खूनी व्यक्तित्व को ढूंढो और खत्म करो, ताकि मैल्कम ठीक हो जाए और फांसी बच जाए। मोटेल में एड वापस आता है। पेरिस को पता चलता है कि रोज असली कैदी है। असली पुलिस वाला उसकी डिक्की में मरा पड़ा है। रोज पेरिस को मारने वाला होता है। लैरी आग बुझाने वाला सिलेंडर से वार करता है, लेकिन रोज उसे गोली मार देता है। एड और रोज में जबरदस्त गोलीबारी होती है। एड को कई गोलियां लगती है, लेकिन वो रोज को खत्म कर देता है। पेरिस के सामने एड मर जाता है। तूफान थमता है। पेरिस पिकअप गाड़ी लेकर भाग जाती है। कोर्ट में डॉक्टर मैलिक घोषणा करते हैं कि अब मैल्कम के अंदर का बुरा व्यक्तित्व खत्म हो गया। वो अब सिर्फ इलाज का मामला है। जज उसे मानसिक अस्पताल भेज देते हैं। लेकिन मैल्कम के दिमाग में पेरिस अपने गांव में संतरे का बाग लगा रही है। अचानक उसे जमीन में कमरा नंबर 1 की चाबी मिलती है। पीछे से कोई लोहे की रॉड लेकर आता है। वो छोटा टिमोथी होता है, असली किलर व्यक्तित्व। पिछले सीन दिखाते हैं कि सारी हत्याएं और अपनी मौत भी इसी बच्चे ने प्लान की थी। आखिरी सीन में मैल्कम डॉक्टर मैलिक का गला घोंट देता है। फिल्म यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी आइडेंटिटी। कमेंट में जरूर बताओ कि आपको सबसे बड़ा ट्विस्ट कौन सा लगा। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगली दिमाग हिला देने वाली कहानी बहुत जल्द आने वाली है।